कम ऑन चार्ली, क्यों इतने बोरिंग बन रहे हो? सोचो, ये एक एडवेंचर है। ये स्कॉच का ग्लास प्लीज ले लो, मैंने ऑलरेडी बहुत पी ली। चार्ली मैंडी को वार्न करते हुए बोला, सी माय डॉग कोर, शायद ये तुम्हारे एडवेंचर का एंड हो। ये सुनकर मैंडी ने हंसते हुए अपने शू निकाले तो कोर मैंडी के टो को लिक करने लगा और उसके साथ खेलने लग गया। कोर, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ना चार्ली, तुम्हें ये समझना होगा, ये डॉग्स जो कि अपने पूर्वजों के वक्त से यहाँ रहते आए हैं, मैंडी को देखकर वो भी अपनी लॉयल्टी बदल सकते हैं। इसे इतना सब कैसे पता है मेरे घर के बारे में? ये तो किसी को भी नहीं पता कि कोर की फैमिली 8 जनरेशन से हमारे साथ रह रहे हैं, जो कि पीएम ने मेरे दादाजी को गिफ्ट किया था। आखिर ये सब इसे कैसे पता? कैसे? चार्ली का दिमाग घूमने लगा। चार्ली के मामा उसे स्टोरीज सुनाया करते थे कि कैसे पीएम और उसके दादाजी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। वो यहाँ इसी घर में, इसी लॉन में उसके दादाजी के साथ स्कॉच पीते। उस टाइम पीएम बहुत फ्रीली रहते, न कोई गार्ड्स, न सिक्योरिटी बुलेट्स की नीड्स। कभी कभी तो उनकी वाइफ उनके साथ आती, तीनों साथ में बैठकर बातें करते, फिर यहीं सो जाते। तुम्हें इस डॉग के बारे में कैसे पता? मैंडी ने चार्ली के क्वेश्चन को हंस के टाल दिया। चार्ली समझ गया कि ये नहीं बताने वाली कुछ, बस बातों को टाल रही है। आज का दिन सच में मेरे लिए एक एडवेंचर ही है। पहले ड्रग ओवरडोज की वजह से मेरे रिलेशनशिप खत्म हो गया, उसके बाद एक स्ट्रेंजर की डेथ, और फिर एक स्ट्रेंजर लड़की मेरे घर में घुस आई जो मेरे पेट डॉग के बारे में सब जानती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? दरअसल चार्ली के पेरेंट्स की डेथ होने के बाद उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था, सिवाय एक बार जब उसने अपने शोल्डर पर बाबी का टैटू बनवाया। उसने बस खुद की केयर करने के अलावा और किसी के बारे में कभी नहीं सोचा। मेरे इस बिहेवियर को लेकर रीता ने मुझसे एक बार कहा था। ये अलग बात है, उसने ये इसलिए कहा क्योंकि मैंने उसे न्यू टॉट शूज नहीं दिलवाए। मैं उसे 5 लाख के शूज क्यों दिलवाता? माई लाइफ, माई रूल, एंड मेरी लाइफ सिर्फ मेरे बारे में होनी चाहिए। तभी चार्ली को याद आया कि उसके कबर्ड में एक डेड बॉडी है। ये सही टाइम नहीं है मैंडी की बातों में आने का। मैं एडवेंचर्स नहीं करता। तुम ऑलरेडी एक कर रहे हो। व्हाट? मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो बस शुरुआत है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें पता नहीं। मतलब जैसे कि स्वामी जी तुम्हारे ड्राइंग रूम में बैठकर द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। What? How dare he? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? चार्ली गुस्से में अपने घर के अंदर गया। मेन डोर पहले से ही ओपन था। चाओ ने डोर कैसे ओपन छोड़ दिया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चाओ, कहां हो तुम? ड्राइंग रूम में पहुंचते ही चार्ली ने देखा कि स्वामी जी चेयर पर बैठे उसकी मैगजीन पढ़ने में बिजी हैं। सामने टी पॉट पे ऐश ट्रे में सिगरेट और हाफ ग्लास ड्रिंक रखी हुई है। ये सब देखकर चार्ली का गुस्सा और बढ़ गया। चार्ली को देखकर स्वामी जी खड़े हो गए और उसे हग करते हुए बोले, हाय चार्ली, हाउ आर यू मैन? गेट द फक आउट ऑफ हियर, आई विल कॉल द पुलिस। चार्ली अपने पॉकेट से फोन निकालने लगा, बट उसका फोन उसे अपनी पॉकेट में नहीं मिला। शायद फोन में अपने बेडरूम में भूल आया, या फिर कार में। चाओ, चाओ, वेयर आर यू? इतने देर में मैंडी चार्ली के पीछे आ गई। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, चार्ली, शांत हो जाओ प्लीज। स्वामी जी बस तुम्हारे मेहमान बन के आए, उन्हें बस एक आश्रम बनवाना है यहाँ दिल्ली में। डोंट टच मी, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, और अभी अगर तुम दोनों यहां से नहीं निकले तो तुम दोनों को शूट कर दूंगा। चार्ली, मैं बस यहाँ तुमसे मिलने आया था, पर अगर तुम्हारा बात करने में इंटरेस्ट नहीं तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। रुकिए स्वामी जी। मैंडी ने चार्ली के बालों में अपनी उंगलियां प्यार से घुमाते हुए कहा, काश डियर ये सब ऐसे ना हुआ होता। क्या नहीं हुआ होता? तुम लोग यहां से जा रहे हो बस। ये मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं। यहाँ किसी का कोई नहीं सिवाय भगवान के, बाकी सब तो बस आते जाते रहते हैं। जो भी हो, आप लोग जा रहे हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? ओहो, मैं पुलिस के बारे में ही तुमसे बात करना चाहती हूँ। पुलिस के बारे में क्या?
निक तुम्हें बफे भट्ट के मर्डर केस में फंसाना चाहता है, पर तुम टेंशन मत लो, स्वामी जी है ना, सब संभाल लेंगे। पुलिस स्वामी जी की बातों पे विश्वास करती है। मैं नहीं डरता पुलिस से। मैं फिर से कह रहा हूं, निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से और मुझे सोने दो। आई नो निक मुझे भट्ट के मर्डर केस में फंसाना चाहता है। उसके अलावा रीता की डेड बॉडी भी मेरे रूम के कबर्ड में है। अगर निक ने वारंट लेकर मेरे घर की तलाशी ली तो मैं फंस जाऊंगा। चार्ली ये सब सोच ही रहा था कि तभी स्वामी जी बोल पड़े। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना मत सोचो। निक लाश नहीं ढूंढ पाएगा। The hell is this? Fuck, fuck, fuck. इसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूं? डर से चार्ली के चेहरे की रंगत बदल गई। उसका चेहरा पूरा पसीने से तरबतर हो गया। डरो मत डियर, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। स्वामी किस लाश की बात कर रहा था? स्वामी और मैंडी चार्ली के घर कैसे आ गए? चाव कहां गायब हो गया? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तुम लोग निकलो मेरे घर से बस, वरना 2 लाशें और बिछ जाएंगी यहां भी। गुस्से में चिल्लाते हुए चार्ली खांसने लगा। उसका गला सूख गया। ओह प्लीज चार्ली, क्यों तुम अपना बीपी बढ़ा रहे हो? ये लो पानी पियो और शांत हो जाओ। मुझे नहीं पीना। काम डाउन डियर, पी लो, जहर नहीं है, पानी है। मैं दूसरा मंगवाती हूँ। एंड टेक अ डीप ब्रेथ। तुम ना अपने रूम में चलो, थोड़ा रेस्ट कर लो, यू विल फील बेटर। खुद ही मेरा बीपी बढ़ा रही और खुद ही काम रहने के लिए कह रही है। क्लेवर गर्ल। मैंडी चार्ली का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए स्वामी जी से बोली, स्वामी जी आप जरा हमारा वेट करिए, चार्ली आपकी सारी बातें सुनेगा, पहले इसे थोड़ा शांत होने दीजिए। मैंडी चार्ली के शोल्डर्स पर हाथ फेरते हुए उसे उसके कमरे में ले जाने लगी। चार्ली चाह के भी मैंडी को रोक नहीं पाया। वो काफी परेशान हो चुका था और लिटरली थोड़ा रेस्ट करना चाहता था। मैंडी चार्ली को उसके बेडरूम में ले आई। इसको सब पता है, मेरा बेडरूम भी। आखिर कौन है ये लोग जो मेरे बारे में इतना जानते हैं? चार्ली को उसके बेड पे बैठाकर मैंडी कमरे में मौजूद वाइन कलेक्शन सेक्शन से चार्ली के लिए ठंडा स्कॉच ले आई। नाउ आर यू ओके चार्ली? बेटर देन बिफोर, थैंक यू। यू आर वेलकम। मुस्कुराते हुए मैंडी अचानक से चार्ली के गले लग गई। बेशक ये सब बहुत अजीब था, पर जाने क्यों चार्ली को उसकी छुअन अच्छी लगी। उफ, बहुत गर्मी हो रही है। कहते हुए मैंडी ने अपना ओवरकोट निकाल कर फेंक दिया। ये क्या करने जा रही है? कहीं मेरे साथ सेक्स तो नहीं करना चाहती? इसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहती हो। यह सब सोचते सोचते चार्ली के दिमाग में वही रूम में रखी रीता की लाश का ख्याल आया। ओह माय गॉड, रीता की लाश तो अब भी यही है। बेशक ये जो भी है बहुत सुंदर है, पर इतना भी क्या सेल्फिश होना। आज मेरा रिलेशनशिप खत्म हो गया, उसकी चिता को आग भी नहीं मिली अभी, और मैं ऐसे सेक्स? नो 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 वे। भले ही मैं रीता से सच्चा प्यार नहीं करता था, पर इंसान तो वो भी थी और मेरी गर्लफ्रेंड भी। चार्ली अचानक से मैंडी को अपने पास से झटक कर दूर खड़ा हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया कि आज मेरा सेक्स का मन नहीं। तुम जो कर रही हो उसे जबरदस्ती कहते हैं। मैंडी समझ नहीं सकी कि अचानक चार्ली ने उसे अपने पास से धक्का क्यों दिया। What the hell? चार्ली गुस्से से रूम के बाहर जाने लगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बात तो सुनो। नो, जाने दो मुझे। मैंडी चार्ली के पीछे से लिपट गई ताकि वो चार्ली को रोक सके। उसके लंबे नेल्स चार्ली के सीने और पीठ पर चुभ गए। लीव मी मैंडी। प्लीज लिसन टू मी, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। चार्ली उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाकर नीचे आने लगा। मैंडी ने फटाफट अपना कोट पहना और उसके पीछे पीछे नीचे आई। चार्ली प्लीज रुको, मेरी बात सुनो। जाओ जाओ, मेरी गन लेकर आओ। जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। मैंडी, तुमने चार्ली को शांत नहीं कराया? स्वामी जी,
बहुत कोशिश की इन्हें शांत करने की, पर ये शांत होना नहीं चाहते। इनको शांति पसंद ही नहीं, अशांति ही अच्छी लगती है। ना ही इन्होंने मेरी कोई बात सुनी। जाने इनको कौन सी गलतफहमी हो गई और ये बिना मेरी बात सुने नीचे आ गए। ये लोग चाहते क्या हैं? इनकी बातों से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चार्ली, थोड़ा आराम कर लेते तुम तो अच्छा होता। खैर, मुझे जो बात कहनी है वो मैं कहता हूं। चार्ली, हमें पता है बफेट का मर्डर तुमने नहीं किया और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ओह शिट, ये तो बुफे की मर्डर की बात कर रहा था। मुझे लगा कि इसे रीता के बारे में पता है। मैं बेवजह ही इतना परेशान हो गया। ये चाओ भी कहां मर गया? कब से आवाज दे रहा हूं मैं, सुन ही नहीं रहा। जॉन भी गायब है, सब के सब गायब हो गए हैं। अपने दिमाग पर जोर डालते डालते चार्ली वहीं चेयर पर बैठ गया। उसका सर घूमने लगा। शायद मैंडी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। वहीं सामने खड़ी खूबसूरत मैंडी चार्ली को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो अपने कोट के पॉकेट में से एक पेपर निकालकर चार्ली से बोली, चार्ली, ये देखो, ये नंबर है ना, इसमें ये तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं। ये तो फोन नंबर है। हाँ, क्या ये तुम्हारा नंबर है? और बाकी के नंबर्स कहाँ हैं? सब बताती हूँ, सब। हैव पेशेंस प्लीज। लुक चार्ली, तुम्हें हर एक नंबर अर्न करना पड़ेगा। ये एक टाइप का गेम है। अगर तुम अच्छे से खेले तो मैं तुम्हें अभी एक नंबर और बता दूंगी, और सारे नंबर मिलने के बाद मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगी जिसको सुन के तुम सरप्राइज हो जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा गेम? और क्यों खेलूं मैं तुम्हारा गेम? चार्ली हैरान होकर चेयर से उठ खड़ा हुआ। ये आवाज कैसे? अभी तो मेरे पॉकेट में कोई फोन नहीं था, तो ये कैसे? चार्ली ने पॉकेट में हाथ डाला तो उसके पॉकेट से नोकिया का एक फोन निकला, जो कि उसका नहीं था। ये मेरा फोन नहीं। मेरा फोन आखिर कहां गया? पिंक कलर का वो फोन नीचे कारपेट पे अब भी कंटिन्यूअसली बजे जा रहा था। चार्ली उसे उठाकर कॉल पिक किया तो सामने से आवाज आई, हेलो राव, आई नीड सम बैटरी। राव? क्या ये फोन कोक राव का है? चार्ली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक ड्रग डीलर का फोन उसके पॉकेट में कैसे आया। ये आवाज किसकी थी? और ड्रग डीलर कोक राव का फोन मेरी पॉकेट में कैसे आया? चार्ली अपने दिमाग में घूम रहे सवालों से लड़ ही रहा था कि दूसरी ओर स्वामी जी ने नॉन स्टॉप बोलना शुरू किया। चार्ली, तुम एक डेड बॉडी के साथ पहले टॉयलेट में पाए गए, उसके बाद मर चुके उस बंदे के बेस्ट फ्रेंड का फोन तुम्हारी पॉकेट से मिला। शायद पुलिस इस फोन को ट्रैक भी कर रही होगी। तुम इतनी परेशानियों से घिरे हुए हो, हम तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं, पर तुम हमें अपने घर से भगा रहे हो। तो अब बताओ, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं? याद आया, जब मैं अपनी कार का वेट कर रहा था तब मैंडी मेरे पास लिफ्ट मांगने आई थी। जरूर उसने कोक राव का फोन उसी वक्त मेरे पॉकेट में डाला होगा। मैंडी, तुमने ही किया है ना ये? मेरे पॉकेट में फोन तुमने ही डाला ना? मैंडी ने चार्ली की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खड़ी रही जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। ये सब तुम लोगों का किया धरा है ना? मेरी ड्रिंक में भी कुछ मिलाया है तुमने। कहीं पॉइजन तो नहीं दिया मुझे? टेल मी मैंडी। एंड चाओ कहां है? घर के सारे सर्वेंट्स कहां हैं? टेल मी मैंडी, कहां है ये सब? क्या किया तुमने उन सब के साथ? कहीं उन्हें मार तो नहीं दिया? बोलो, बोलो। जो चार्ली सोच रहा था क्या वो सच था? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड कुकू एफएम पर। ओह चार्ली, इतना मत सोचो। तुमने मेरी पॉकेट में फोन डाला था या नहीं? तुम इसका जवाब क्यों नहीं देती? उफ, मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब घुल मिल रहा है। खुद को इतना पैनिक मैंने पहले कभी फील नहीं किया। मैंडी भी कोई जवाब नहीं दे रही। आखिर ये फोन मेरी पॉकेट में आया कैसे? ये फोन मुझे बफे के मर्डर केस में फंसा सकता है। कितना कुछ सोच रहे हो।
कुछ याद आया? ये मुझे चिढ़ा रही है, पर अगर मेरा और राव का फोन मैंडी ने एक्सचेंज किया तो उसे राव का फोन मिला कैसे? आखिर कैसे? क्या मैंडी राव को पहले से जानती है? कहीं ये कोई ड्रग क्वीन तो नहीं? इसके हाव भाव से तो ऐसा लग ही रहा है। क्या ये स्वामी के साथ रहकर नाटक कर रही है या ये सब साथ मिले हुए हैं? क्या ये भी पॉसिबल है कि इनको पता हो कि रीता की डेड बॉडी यहीं पर? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पता होगा। चार्ली, इतना मत सोचो वरना ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। अभी के लिए फोन स्विच ऑफ करो और अपने बेड के नीचे रख दो। मैं इसे बाद में ले जाऊंगी। इसे बुरा मत मानना। तुम्हारे साथ ऊपर रूम में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उस पर मैं यही कहूंगी, तुम बुढ़े हो रहे हो। तुम्हें अब वाइफ की जरूरत है जो तुम्हारा ध्यान रख सके। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अपनी बात खत्म कर मैंडी वहां से चली गई और उसकी बातें चार्ली को बेचैन करने लगी। उसने अपने शोल्डर पर बने बार्बी के टैटू को टच किया और मन ही मन किसी गहरी यादों में डूब गया। तुम्हें क्या पता मैंडी, एक टाइम पर मेरी भी एक वाइफ थी। उस वक्त मैं बिल्कुल अलग इंसान था और सेक्स मेरी जिंदगी नहीं, ये बस दर्द को भुलाने का एक जरिया है। तुम कुछ भी सोचो मेरे बारे में, पर जिस लड़की के साथ मेरा मन नहीं करता उसके साथ सेक्स नहीं करता। और तुम्हें क्या पता कितना दर्द भरा है सीने में। ये सोचते सोचते चार्ली अपनी पुरानी यादों में चला गया। ये बात तब की है जब चार्ली फैशन स्टडी करने के लिए लंदन गया हुआ था। अपने फर्स्ट फैशन वीक में वो वहां एक लड़की से मिला। वहीं से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। दरअसल कॉलेज खत्म होने के बाद चार्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे करियर में क्या किया जाए। उसके फ्रेंड्स, एक्सेस जो भी थे, कॉलेज टाइम में कोई हार्वर्ड या किसी और कंट्री में आगे की पढ़ाई करने चले गए। कुछ अपनी फैमिली बिजनेस संभालने में लग गए। चार्ली के डैड की डेथ हो गई जिससे वो काफी हर्ट हुआ। उसने अपने पापा के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। कॉलेज टाइम से ही चार्ली फैशन स्टाइल में बहुत इंटरेस्टेड था। वो खुद भी काफी स्टाइल से रहता। उसके दोस्त उसके फैशन सेंस की दाद देते, इसलिए उसने फैशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की सोची। उसे लगता था कि शायद फैशन वर्ल्ड उसके जैसे लड़कों के लिए ही बना। चार्ली लंदन में बेकर्सफील्ड के एक अपार्टमेंट में रहने लगा। वो जब कॉलेज से ड्रॉप आउट भी हो गया तो वो ज्यादातर टाइम पार्टीज करने में ही स्पेंड करने लगा। एक बार वो ऐसे ही एक पार्टी में गया जहां उसे एक मॉडल फ्रेंड क्रिस्टी मिली। Hey Charlie, what a surprise! तुम यहाँ? हाय क्रिस्टी, हाउ आर यू? Awesome. कूल, मैं बस फन के लिए आया था। Oh nice. Let's dance. श्योर। क्रिस्टी और चार्ली एक साथ डांस करने लगे। बातों बातों में क्रिस्टी ने चार्ली से कहा, You know Charlie, Princess Diana next London Fashion Week में आने वाली हैं। And guess मेरे पास क्या है? I can't guess. You tell me. उस शो के टिकट्स। Really? Yes dude. तो तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? Of course यार। फिर नेक्स्ट वीक वो दोनों शो में गए, पर जब तक चार्ली उस शो में पहुंचा तब तक शो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट रो में प्रिंसेस डायना बैठी थी। ब्लैक ड्रेस जैकेट और मिनी स्कर्ट में प्रिंसेस डायना बहुत सुंदर लग रही थी। अपनी सेकंड रो में सीट पर बैठने के लिए चार्ली थोड़ा आगे और बढ़ा। साथ ही प्रिंसेस से उसकी नजर नहीं हट रही थी। तभी उसकी नजर उनके पास थोड़ी दूर बैठी एक लड़की पर पड़ी। इत्तेफाक से उसी पल वो लड़की भी चार्ली की तरफ मुड़ी। उसने भी चार्ली की तरफ देखा। ये वो लम्हा था जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो लड़की बहुत सुंदर थी। पूरे शो में चार्ली बस उसे ही देखता रहा, कभी उसकी नजरें बचाकर, कभी सामने से। वो लड़की भी चार्ली की नजरों को नोटिस कर रही थी। शो खत्म होने के बाद चार्ली अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चला गया। थोड़ा डांस कर वो वहीं पर एक चेयर पर बैठ गया। तभी चार्ली ने देखा कि वही लड़की जिसे वो कब से देख रहा था, वो किसी लड़की के साथ उसकी तरफ आ रही है। ये देखकर जाने क्यों चार्ली को बहुत जेलसी फील हुई। फिर वो लड़की अचानक से चार्ली के पास ना आकर उस लड़के के साथ टेरेस पर चली गई। चार्ली का मन नहीं माना। वो भी उन दोनों के जाने के बाद पीछे से टेरेस पर पहुंच गया। वहां जाकर
वो उस लड़की को इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। वो सीट पर बैठी थी। उस लड़की के एक हाथ में ड्रिंक और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। हाई वॉल्यूम में पार्टी म्यूजिक चल रहा था, जिसने बहुत ही रोमांटिक माहौल बना दिया। चार्ली उस लड़की के पास जाकर बोला, हे, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूं? उस लड़की का नाम आशा था। चार्ली के डांस ऑफर को वो ना नहीं कर पाई, क्योंकि चार्ली भी कम स्मार्ट नहीं था। यस श्योर, पर मैंने देखा थोड़ी देर पहले तुम ठीक से डांस नहीं कर पा रहे थे, तो कैसे करोगे मेरे साथ? शो में? इसका मतलब कि आपको मैं याद हूं? हाँ शायद। तो क्या प्लीज तुम मुझे अच्छा डांस करना सिखा सकती हो? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? आशा अपने हाथ का ग्लास उस लड़के को देकर चार्ली के साथ डांस फ्लोर पर चली गई। फिर दोनों डांस करने लगे। थोड़ी देर बाद वो लड़का वहां से चला गया। ये लड़का तो चला गया, न बाय न कुछ। दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ा। ओह, तो शायद ये दोनों कपल नहीं थे। थैंक गॉड। और अब चार्ली आशा के साथ पूरी तरह डांस को एंजॉय करने लगा। दोनों काफी खुश थे। चार्ली आशा से बड़े ही प्यार से बोला, हम नीचे चलें? वैसे भी हमारे सारे फ्रेंड्स भी नीचे ही पार्टी कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। क्यों? आपको लोग अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे सुकून ज्यादा अच्छा लगता है। महसूस करो कि ये हवाएं हमसे बातें कर रही हैं। देखो ना, खुले आसमान के नीचे कितना सुकून है और कितना रोमांटिक म्यूजिक चल रहा है। इसलिए मुझे यहीं रहना है बस। चार्ली को आशा, उसकी बातें और उसका साथ सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सडनली चार्ली को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैं बस 5 मिनट में आया। ओके, नो प्रॉब्लम। चार्ली वॉशरूम चला गया और वो जब तक वापस आया तब तक आशा जा चुकी थी। अरे, ये कहां गई? चार्ली ने आशा को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। चार्ली उदास हो गया। शायद ये पार्टी से ही चली गई। शिट, मुझे वॉशरूम ही जाना नहीं चाहिए था। पर ये कोई रोकने वाली चीज भी तो नहीं। बट शिट मैन, अब मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा। शिट 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 शिट। फिर चार्ली भी पार्टी में नहीं रुका, क्योंकि आशा के जाने के बाद उसे वहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर अपनी शर्ट उतारते टाइम उसने देखा कि उसकी स्लीव पे लिपस्टिक से कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही चार्ली ने उसे पढ़ा, वो शॉक हो गया, क्योंकि वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। कौन थी ये आशा और ऐसा क्या लिखा था उसने चार्ली की स्लीव्स पर? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। फोन नंबर? ये किसका हो सकता है? ओह, तो शायद ये आशा ने लिखा हो। हो सकता है। नॉट बैड। चार्ली ने तुरंत उस नंबर को डायल किया। रिंग जाने के बाद सामने से एक ओल्ड लेडी की आवाज सुनाई दी। मिस घर पर नहीं है। आप चार्ली बोल रहे हैं ना? यस, आई एम चार्ली। क्या आपके पास ब्लैक टाई है? यस, है ना, सारे कलर हैं। ओके, तो क्या आप उसे पहनकर मिस को पिक करने आ सकते हैं? आज इवनिंग में 7 बजे सोमरसेट हाउस में पार्टी है। मिस को वहां जाना है। मैं आ जाऊंगा। इवनिंग में चार्ली लिली फ्लावर का एक बुके लेकर आशा के घर पहुंच गया। डोर बेल रिंग होते ही आशा बाहर आ गई। उसने ब्लैक रंग की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। वो अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हाय, आई एम आशा। चार्ली बस उसके हाथों को देखता ही रह गया। उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। उसके नेल्स पर येलो कलर की नेल पॉलिश उसके हाथों की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, जो पागलों की तरह मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो? मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता। तुम्हें प्यार हो गया है, बस तुम्हें अभी पता नहीं। Who said that? Of course me. चार्ली उसके पीछे पीछे अपनी कार में गया। आशा के लिए अपनी फीलिंग्स को छिपाते हुए उसने कहा, मैं फिर से कहता हूं,
मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और ना कभी हो सकता है। तुम्हें हो गया है। कहते हुए आशा उसके होठों को किस करने लगी। प्यार करा के ही मानोगी क्या? हाँ, रोक सकते हो तो रोक लो। चार्ली ने झट से आशा को अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी नेक को चूमते हुए बोला, रोकना कौन चाहता है? हम तो आपके प्यार में डूबना चाहते हैं, ऐसा कि कभी निकल ना पाए। फिर चार्ली ने उसे अपनी गोद में ही पलट लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बहुत प्यार से किस करने लगा। बस करो, पहली डेट में इतना रोमांस अलाउड नहीं है। मैं तो करूंगा, रोक सकती हो तो रोक लो। दोनों खिलखिला के हंसने लगे और एक दूसरे को फिर से स्मूच करने लगे। कार में ही दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया। चार्ली और आशा एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे। उस दिन के बाद से वो कभी अलग नहीं हुए। 6 महीने के बाद दोनों ने शादी कर ली। कितना टाइम हो गया इन बातों को। मैंडी ने पुरानी यादें ताजा कर दी। वो भी कितने खूबसूरत दिन थे आशा के साथ, पर अब सब कितना बदल गया है। चार्ली अक्सर आशा को सोते हुए देखा करता। एक रात जब आशा सो रही थी तो चार्ली आशा से बोला, आशा, तुम सोते वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर आशा गुस्सा होकर रोने लगी। हे, प्लीज रोना बंद करो जान, मैं बस तुम्हें छेड़ रहा था। सच कहूं तो नींद में तुम मुझे बिल्कुल बार्बी डॉल जैसी लगती हो। मैं तुमसे अब दूर जा रही हूँ, मुझे जाना होगा। तुम प्लीज मेरा दिल ना दुखाया करो। चार्ली डर गया और आशा के सर पर हाथ रखकर बोला, कहां जा रही हो तुम? क्या तुम मुझे छोड़ रही हो या डिवोर्स दे रही हो? कहीं तुम किसी और से तो प्यार नहीं करने लगी? आशा और तेज रोने लगी। रोते रोते उसने चार्ली को हक कर लिया। बताओ ना, कहां जा रही हो? प्लीज, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आशा के आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। चार्ली के बहुत पूछने पर उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। आज मैं डॉक्टर से मिली थी, उन्होंने बताया कि बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास। आशा के इस बात पर चार्ली भी रोने लगा। वो आशा की मेडिकल कंडीशन के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर हक कर लिया। दोनों रोते रोते सो गए। अगले दिन चार्ली जागा तो आशा को बगल में ना लेटा देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, आशा, 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 कहां हो आशा? आई। कमरे में आकर आशा ने चार्ली को कॉफी पकड़ाया, पर चार्ली ने कॉफी एक साइड रखकर आशा का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा लिया। छोड़ो ना, देर हो रही है। तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। ये कहकर चार्ली आशा के होठों पर अपने होठ टिकाकर उसे स्मूच करने लगा। कॉफी ठंडी हो रही है, पी लो और मुझे लंच पर लेकर चलना दोपहर में। उसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। डन स्वीट हार्ट। चार्ली लंच के लिए आशा को एक 5 स्टार होटल ले आया। लंच एंजॉय करने के बाद आशा उसे एक टैटू सैलून ले गई। हम यहां क्यों आए हैं? दिस इज योर सरप्राइज। अच्छा जी, बहुत ही प्यारा सरप्राइज है। चार्ली समझ गया कि आशा उसे टैटू सैलून क्यों लेकर आई है। मेरे शोल्डर पर एक बार्बी का टैटू बना दो, बिल्कुल मेरी वाइफ जैसा। ये बार्बी नहीं, तुम हो। इट्स अ लिटिल सीक्रेट। टैटू देखकर आशा की आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए उसने चार्ली को कसकर हक कर लिया। थोड़े दिन बाद आशा की डेथ हो गई। दरअसल उसके लंग्स पूरी तरह से खराब हो चुके थे। आशा की डेथ के बाद चार्ली अपने बेडरूम को लॉक कर दिया और खुद वहां से शिफ्ट हो गया। आशा की मौत ने चार्ली को पूरी तरह तोड़ दिया। वो पूरे टाइम ड्रिंक करता रहता। हर पल वो आशा की याद में रोता और तड़पता रहता। धीरे धीरे चार्ली डिप्रेशन में चला गया। चार्ली अपने मेंटल कंडीशन के साथ डील नहीं कर पा रहा था। उसे भयंकर सिर दर्द रहने लगा। वो एक दिन एक थेरेपिस्ट से मिलने गया और अपनी कंडीशन के बारे में उसने डॉक्टर से बात की। तब डॉक्टर ने उसे समझाया, लुक चार्ली, दवाइयां सिर्फ तुम्हें नींद तो दे सकती है, सुकून नहीं। अपनी हेल्थ को सिर्फ तुम ही सुधार सकते हो। सबसे पहले तुम्हारे अंदर ये जो आशा के जाने
का दर्द है ना, उसे खत्म करो। वो चली गई, अब वापस नहीं आएगी, ये सच है। तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर अब वही है कि तुम अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढो, कुछ करो लाइफ में। क्योंकि अगर आशा की रूह तुम्हें इस हालत में देख रही होगी तो बहुत दुख पा रही होगी। और इसे एक फ्रेंड की एडवाइस समझो, डॉक्टर की नहीं। काफी देर तक चार्ली वहीं बैठकर सोचने लगा। फिर उसने डिसीजन लिया कि वो दिल्ली अपने घर वापस जाएगा। शायद अपनों के बीच वो कुछ ठीक हो सके, पर उसका ये डिसीजन ही उसकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन साबित हुआ। दिल्ली वापस आना चार्ली की सबसे बड़ी गलती क्यों बनी? क्या दिल्ली में उसके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अपने पास के बारे में सोचते सोचते चार्ली वहीं सोफे पर सो गया। वो इतना थका हुआ था कि उसे वहीं नींद आ गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसका सिर जोरों से दर्द कर रहा था। जाओ, मेरी कॉफी लेकर आओ। ये लो अपनी कॉफी। स्वामी जी की आवाज सुन चार्ली को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। तुम अभी तक यही हो? निकलो मेरे घर से। और ये चाव कहां है? क्या किया है तुमने उसके साथ? शांति शांति शांति। सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, चिल्लाते नहीं हैं। बंद करो अपनी ये बकवास और बताओ चाव कहां है? चाओ योगासन कर रहा है। उसे योगा का काफी अच्छा ज्ञान है। चलो बाहर, तुम देखो चलकर, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा उसे उसके बच्चों के साथ योगा करते हुए देखकर। बच्चे? चाव के बच्चे भी हैं? हाँ बच्चे, इतना शॉक मत हो। चाव के बच्चे? पर ये कब हुए? और मुझे कैसे नहीं पता ये बात? ये कब हुआ? वो मेरे ही घर में रहता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे अब तक इसके बारे में कुछ पता ही नहीं? परेशान मत हो, अभी ऐसा बहुत कुछ है तुम्हारे अपनों के बारे में जो तुम्हें नहीं मालूम। इतना बोलकर स्वामी जी वहां से गार्डन की तरफ चले गए। कुछ देर बाद चाव चार्ली के पास आया। गुड मॉर्निंग सर। चाव, तुम्हारे बच्चे हैं? तुमने मुझे कभी ये बताया क्यों नहीं? हाँ सर हैं। पहले कभी ऐसा लगा नहीं कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। क्या आप मिलना चाहेंगे? नहीं। वो ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है और हेल्दी है। ओके। चार्ली मैंडी और स्वामी को अपने घर से निकालना चाहता था, लेकिन उसे मैंडी की बात याद आई कि वो उसे पुलिस से बचा सकती है। क्या करूं इनका? गन रखता हूं दोनों की कनपट्टी पर। अभी क्या अभी निकलेंगे ये घर से। पर नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये दोनों जिस तरह से कह रहे हैं कि ये मुझे पुलिस से बचा सकते हैं, तो शायद ये सच कह रहे हों। सर, आपकी मीटिंग के लिए ब्लू शर्ट निकाल दूं? मीटिंग? कौन सी मीटिंग? सर, निक सर आपका वेट कर रहे हैं नीचे हॉल में। उन्हीं के साथ तो आपकी मीटिंग है। क्या वो यहां आया है? पर क्यों? यस सर, आपसे मिलने आए हैं। तुमने उसे अंदर कैसे आने दिया? सर, उन्होंने बताया कि उन्हें आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं कल के मर्डर के बारे में। कल क्या हुआ था सर? कहीं ये... चुप जाओ। चार्ली उसे वहीं पर बनी एक कबर्ड की तरफ चुपके से इशारा करते हुए पूछने लगा। तुमने उस बारे में तो कुछ नहीं बता दिया निक को? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कहा। बस ये कहा कि सर सो रहे हैं अभी। जैसे ही जगते हैं मैं उन्हें आपके आने की इंफॉर्मेशन देता हूँ। चार्ली ने फिर से कबर्ड की ओर इशारा करते हुए चाव से पूछा, वो अभी तक यहीं है? हाँ सर, यही है। तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? सॉरी सर, पर मुझे नहीं फंसना मर्डर केस में। छोटे छोटे बच्चे हैं सर मेरे। मैं तुम्हें मर्डरर लगता हूं? मैंने मर्डर नहीं किया, समझे? वो खुद गिरकर मरी और अब इसकी बॉडी का देख लो क्या करना है, समझे? जी सर। गुड मॉर्निंग निक। गुड मॉर्निंग चार्ली। यहां सुबह सुबह क्यों आना हुआ? बस ये जानने के लिए कि तुमने भट्ट को क्यों मारा। हाँ? मैंने तुमको कल रात पार्टी में भी बताया था और फिर से बता रहा हूं, मेरा भट्ट या उसके मर्डर से कोई मतलब नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ चार्ली, तुमने बफेट भट्ट का मर्डर क्यों किया?
निक शर्मा, तुम तो पुलिस वाले हो ना, तो तुम खुद ही पता लगा लो मैंने मर्डर नहीं किया। मैं तो नहीं कबूल रहा। तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम्हें फांसी के फंदे तक लेके जाएगा। मेरा छोड़ो, अपना सोचो तुम। ठीक है, अब चलो पुलिस स्टेशन। निक के साथ 4 पुलिस वाले और थे। निक उनसे बोला, अरे ले चलो सेठ जी को, इनकी मेहमान नवाजी करेंगे अच्छे से, वो भी जेल में। ओके सर। डोंट टॉर्चर मी, वरना अंजाम बुरा होगा। हम तो डर गए। लुक, तुम्हारे फोन से राव को 5 कॉल्स गई। बाय द वे, क्यों फोन कर रहे थे तुम उसे? वो मिसिंग भी है। अब बोलो, अब तो चल रहे हो ना हमारे साथ? What nonsense! मैंने कोई फोन नहीं किया। ओह, तो ये रीता ही होगी जो मेरे फोन से ड्रग के लिए राव को कॉल करती होगी। कहां खो गए? अपना फोन देना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा फोन खो गया है, नहीं है मेरे पास। ओह अच्छा, पर हम सब ढूंढ लेते हैं, खोया हुआ फोन भी और स्विच ऑफ भी। तभी स्वामी जी वहां आए। इसका फोन मुझसे खो गया है। एक कॉल करने के लिए चार्ली से मैंने उसका मांगा था और उसके बाद मैं उसे वापस करना भूल गया। फिर जाने कहां इसका फोन मुझसे खो गया। आपकी तारीफ? शमशेर सिंह, पर मेरे भक्तगण मुझे स्वामी जी कहते हैं। ओके स्वामी जी, तो आप कह रहे हैं कि चार्ली का फोन आपसे खोया है? हाँ, और मैं सच कह रहा हूं। आपकी बात शायद सही हो सकती है स्वामी जी, पर ये राव को लास्ट वीक से बहुत कॉल कर रहा था, और ड्यूटी तो ड्यूटी है। हमें इसे ले जाना होगा। चार्ली, चलो पुलिस स्टेशन। हे चार्ली, गुड मॉर्निंग। चरण स्पर्श स्वामी जी। मैंडी स्वामी जी के पैर छूने के लिए झुकी। उसकी डीप ब्लाउज से उसकी खूबसूरत छाती साफ दिख रही थी। निक की नजरें वहीं पर आकर टिक गई। खुश रहो। मैंडी निक को देखते हुए बोली, हाय निक, व्हाट अ सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? कल रात पार्टी में हुए मर्डर की पूछताछ के लिए आया हूं। मैंडी और निक की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंडी और निक एक दूसरे को जानते हों। जो चार्ली को खटक उठी, क्या ये सब साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? मैंडी, तुम निक को कैसे जानती हो? Oh, come on, Charlie. निक को कौन नहीं जानता? He's a very dashing and popular young police officer. मैंडी से अपनी तारीफ सुनकर निक मन ही मन खुश हो गया। Anyway, guys, मैं ये कह रही थी, बीना का कॉल आया था। उसने हमें पार्टी के लिए इनवाइट किया है। तुम बीना को कैसे जानती हो? ओहो, चार्ली, तुम सवाल बहुत पूछते हो। उसने मुझे और स्वामी जी को इनवाइट किया है। तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। बाकी हो सकता है वो अभी तुम्हें भी इनवाइट करे। ओह गॉड, कौन है ये मैंडी? निक और बीना दोनों को जानती है, पर कैसे? कल से पहले मैंने किसी भी म्यूचुअल फ्रेंड की पार्टी में मैंडी को देखा नहीं, तो ये बीना को कैसे जानती? मुझे तो लग रहा है इसके पास कोई मैजिक है। ओह गॉड, पता नहीं आगे क्या करने वाली है ये। फिर मैंडी निक के करीब आई। उसके करीब उसने धीरे से अपनी साड़ी के पल्लू को थोड़ा नीचे सरका दिया। फिर उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखकर उसने कहा, निक, आप भी आओगे ना शाम की पार्टी में? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा। मैं इनवाइटेड नहीं हूँ। आप तो चलना, मैं बीना को फोन करके बात कर लूंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर मैंडी ने चार्ली को आंख मारते हुए इशारा किया। दरअसल वो चार्ली से इशारों में कह रही थी कि तुम परेशान मत हो, इसे मैं देख लूंगी। अच्छा निक, मैं ना तुम्हें चार्ली की विला में कुछ दिखाना चाहती हूँ। कुछ दिखाने की बात सुनकर डर के मारे चार्ली की सांस अटक गई। क्या दिखाना चाह रही थी मैंडी निक को? रीता की डेड बॉडी या कुछ और? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। ऊपर क्यों मैंडी? ऊपर ऊपर क्या दिखाना चाहती हो? वहां कुछ नहीं है। है कुछ स्पेशल? यस चार्ली, तुम क्यों इतना डर रहे हो? अगर वाकई मैंडी कुछ दिखाना चाहती है तो हमें जाने दो।
चार्ली चाह के भी मैंडी और निक को ऊपर जाने से रोक नहीं पाया। उसे लगा आज तो वो नहीं बचेगा। ओह गॉड, अब क्या होगा? निक बफे के मर्डर केस में मुझे फंसाना चाहता है। ऐसे में अगर उसे ऊपर कमरे में रीता की लाश मिल गई तो क्या होगा? ऊपर जाकर मैंडी निक को चार्ली के ही बेडरूम में ले गई। ये देखकर चार्ली की हालत और खराब हो गई। रूम में पहुंचकर मैंडी ने रूम को अंदर से लॉक कर दिया। वो निक को बेड पर बिठाते हुए बोली, क्या दिखाने लाई हो तुम मुझे यहाँ? जो तुम देखना चाहो। मैंडी जानबूझकर निक के ऊपर गिर गई, जहां निक के होंठ मैंडी के ब्लाउज पर थे और उसकी उभारों से छू रहे थे। ओह सॉरी निक। आर यू फाइन ना? आउच आउच। क्या हुआ? पैर में शायद मोच आ गई। शो मी। पल भर में मैंडी ने अपने दूध सी सफेद टांगे निक की गोद में रख दी। फिर अपनी साड़ी को ऊपर सरकाकर नशीले अंदाज से उसने उसका हाथ अपनी थाइस पर रखकर कहा, आई थिंक यहाँ चोट है। मैंडी की थाइस बहुत सॉफ्ट थी। उससे रहा नहीं गया। वो मैंडी की टांगों को सेडक्टिव अंदाज में सहलाने लगा। तुम पुलिस वालों की तो बात ही अलग है। टच मी टाइटली। ये कहते हुए अचानक निक की लैप में बैठकर उसे स्मूच करने लगी। हाँ मैंडी, यू आर ऑसम। निक टर्न ऑन हो चुका था और ये ही मैंडी चाहती थी। निक मैंडी के गले को अपने हाथ से सहलाने लगा। निक, प्लीज किस मी। मैंडी को किस करते हुए निक के हाथ उसके ब्लाउज पर आ गए। वो उसके ब्लाउज को खोलने की कोशिश करने लगा कि तभी अचानक मैंडी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? तुम इतने हैंडसम हो कि मैं मेरे होश खो बैठी। आई एम सो सॉरी निक, लेकिन ये जगह चार्ली की है। यहाँ ये करना सही नहीं। नो नीड टू सॉरी, इट्स नेचुरल। मुझे अच्छा लगा। You are so sweet. You are such an awesome guy. थैंक यू।